सो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने चार्ज का ओरिजिन पढ़ा। दो हमें चार्ज के ओरिजिन का कोई भी अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है, बट ये जो डबल लेयर थ्योरी है वेरी नियर टू द आंसर है। हम इसी को थ्योरी मान के चलते हैं। बेटा अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, अब है प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। देखो बेटा, प्रेसिपिटेशन करने के कई सारे तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला तरीका हमारे पास बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको करवा चुका हूं मैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, एक इलेक्ट्रोड की तरफ सब चल गए, तो बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। दूसरा होता है म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, हमने एक पॉजिटिव सोल ले लिया, एक नेगेटिव सोल ले लिया। एक्चुअली जो आपकी प्रेसिपिटेशन है वो चार्ज का खत्म होना ही तो है, क्योंकि जब तक चार्ज है तो पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। मान लो आपने क्या किया, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल ले लिया, उसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड डाल दिया। आपको पता है सल्फाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज सोल्स एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज सोल। एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज करके दोनों की क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ये म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, इस पे क्वेश्चन ही आता है जो आपके सामने लिखा मैंने कि आर्सेनिक सल्फाइड सोल में फेरिक हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो बोलो क्या होगा, बोला प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। फिर हो सकता है तीसरा मेथड बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस, जैसे तुमने पनीर बनाया भाई, उसको प्रेसिपिटेट किया कि नहीं, उसमें डायलिसिस करते चले गए, परसिस्टेंट, लगातार पानी निकलता गया निकलता गया निकलता गया निकलता गया, अल्टीमेटली सिर्फ क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। दैट इज परसिस्टेंट डायलिसिस। क्लियर। और चौथा जो है बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग, हमने बॉयल कर दिया भाई, सोल को अच्छे से बॉयल कर दिया, ठीक, एड्सॉर्ब्ड लेयर हट गई। जब टेम्परेचर दिया एड्सॉर्ब्ड लेयर हट गई, चार्ज खत्म, प्रेसिपिटेशन शुरू। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेटा मैंने बार बार बोला कि इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो ये है जो आगे करवा रहा हूं। बेटे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास एक रूल लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डी शूल्स रूल। हार्डी शूल्स रूल। हार्डी शूल्स रूल के दो पार्ट है बेटा, ठीक। बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। ये कहता है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन ब्रिंग अबाउट द कोagulation। क्या, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस brings about the coagulation। कोagulation मतलब कोलाइडल फेज के पार्टिकल का इकट्ठा हो जाना, प्रेसिपिटेट बन जाना, उसको कोagulation बोलते हैं। बेटा एक फ्लॉकुलेशन भी होती है, कई लोग कोagulation और फ्लॉकुलेशन को सेम समझते हैं। कोagulation और फ्लॉकुलेशन को कई लोग सेम समझ लेते हैं,
वैसे दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। कोआगुलेशन जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है, पार्टिकल नीचे इकट्ठे होते हैं, और फ्लॉकुलेशन में फ्लॉक्स बनते हैं जो ऊपर इकट्ठे होते हैं। मक्खन बनाते हो घर पे, तो मक्खन का नीचे डूब जाता है, क्या रहता है, ऊपर तैरता है, उसको बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन। और जब पनीर बनाते हो, वो नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं कोआगुलेशन। है तो दोनों चीजें एक ही है कि हमने कोलाइडल फेज के पार्टिकल को क्या कर दिया, एग्रीगेट बना दिया। अब वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं रहा, उसका एग्रीगेट बन गया, ठीक। लेकिन बेटा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया दोनों केसेस में। पर फ्लॉकुलेशन जो होता है उसमें फ्लॉक्स बनते विच आर लाइटर एंड कम्स एट द सरफेस। जैसे मक्खन है तो सरफेस पे आ जाएगा। और कोगुलेशन में हैवियर पार्टिकल बनते हैं, वो नीचे रह जाते हैं। तो हार्डी-शूल्ज रूल कहता है ऑपोजिटली चार्ज आयन ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन, ठीक। अब दूसरी बात ये कहता है मोर इज द वैलेंसी ऑफ फ्लॉकुलेटिंग आयन, मोर इज द फ्लॉकुलेटिंग पावर या कोगुलेटिंग पावर। मोर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, जो इसको कोगुलेट करवा रहे हैं, मोर इज कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग पावर। जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है कोगुलेट आयन की, उतनी पावर ज्यादा होती है। यहीं से क्वेश्चन आना है, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आना है। जैसे आपको बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग is most effective to bring out the coagulation of फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। ठीक है जी, आंसर में दे दिया गया NaCl, B K2SO4, C K4FeCN का होल 6, D कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, यही क्वेश्चन पेपर में देखोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव टू ब्रिंग आउट द कोगुलेशन ऑफ दिस। यहां पूछा जाता है इसमें से किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है। सबसे पहले यहां देखिएगा, ये हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड कौन से सोल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोल्स। सो ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो इसकी कोगुलेशन कौन करवाएगा, नेगेटिव आयंस। ऑपोजिटली चार्ज आयन ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन। नेगेटिवली चार्ज आयन यहां कौन से हैं, Cl नेगेटिव, यहां सल्फेट 2 नेगेटिव, यहां FeCN6 का होल 4 नेगेटिव, और यहां फॉस्फेट 3 नेगेटिव। ठीक है जी, हमें इसमें नेगेटिव आयंस देखने थे। अब दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि हायर इज द वैलेंसी, मोर इज द कोगुलेटिंग पावर। हायर इज द वैलेंसी, मोर इज द कोगुलेटिंग पावर। तो वैलेंसी सबसे ज्यादा किसकी आई नेगेटिव में, सी की, इसलिए आंसर कौन सा आ गया इसमें, सी। अगर इसमें ऑर्डर दिया देने को बोलते तो सी सबसे ज्यादा पावरफुल होता, उसके बाद डी होता, उसका बी होता, और उसके बाद ए होता। बेटा यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पड़ेगा सरफेस में से। ठीक, आपको कोई सोल दे देंगे, सल्फाइड दे दिया, सल्फाइड आपको पता नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो उसके लिए कटायन देखोगे, कटायन में जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। बात समझ में आई। तो हार्डी-शूल्ज रूल कहता है कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन ब्रिंग्स अबाउट द कोगुलेशन एंड मोर इज द वैलेंसी, मोर इज द कोगुलेटिंग पावर। तो जो आपका सोल दिया उससे ऑपोजिट चार्ज को गिन लो, और उसके बाद उसकी आप ये देख लो कि चार्ज ज्यादा है तो बेटा उसकी पावर ज्यादा है।
लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा आंखें फाड़ फाड़ के देखना। कई बार आपको कोगुलेशन वैल्यू पूछी जाती है। यहां कोगुलेटिंग पावर है, दिस इज कोगुलेटिंग पावर। हायर इज द वैलेंसी, मोर इज द कोगुलेटिंग पावर। लेकिन एक होता है कोगुलेटिंग वैल्यू। अब ये ध्यान देना, कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है? कोएगुलेटिंग वैल्यू, इट इज minimum amount of coagulating ions to bring about the coagulation, obviously जिसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी उसका अमाउंट कम चाहिए होगा, है ना? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए कि नहीं हो गए? तो कोगुलेटिंग पावर जो होगी दैट विल बी इनवर्स ऑफ कोगुलेटिंग वैल्यू, इसलिए आंसर उल्टा हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना कि क्या आपसे कोगुलेटिंग पावर पूछी जा रही है तो वैलेंसी ज्यादा वाला आंसर होगा, कोगुलेटिंग वैल्यू पूछी जा रही है तो वैलेंसी कम वाला आंसर होगा। तो ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना बेटे, और क्वेश्चन इसी में से आना है और कोई इसमें से नहीं है पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की। हमने पढ़ा सब कुछ है, आज सारा दिन हमने इस पे लगा दिया है, ठीक, हर चीज हमने इसकी पढ़ ली है, लेकिन क्वेश्चन जिसका 99.9% चांस है वो ये है कि कोगुलेशन कौन करवाता है, कौन से आयन करवाते हैं, और किसकी पावर ज्यादा, किसकी वैल्यू ज्यादा। यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी होता है पर आपको नहीं करना है। न्यूमेरिकल किस तरह से होता है बेटे? 2 की पावर को कंपेयर करने के लिए उसमें नंबर्स दिए होते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। सिर्फ ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा बेटा, चाहे आपका नीट होगा और चाहे आपका जेई मेंस होगा। क्वेश्चन अगर सरफेस से आता है तो पहली पसंद ये है, हार्ड इश्यूज रूल, ठीक है जी। अब हमने कोगुलेशन करवा दी, हार्ड इश्यूज रूल क्लियर हो गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया, कोगुलेटिंग पावर समझ में आ गई, कोगुलेटिंग वैल्यू समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब कोगुलेशन तो करवा दी, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे सोल की कोगुलेशन हो, अब मैं प्रोटेक्शन करूंगा, ठीक। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। बेटा कभी घर पे मम्मी ने आइसक्रीम बनाई होगी, ठीक, वो कुल्फी जमाई होगी, है ना, फ्रिज में रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल डूल के, है ना, पर क्या वो उसी तरह की कुल्फी बनती है जिस तरह की मार्केट में मिलती है, या उसी तरह की आइसक्रीम बनती है जिस तरह से मार्केट में मिलती है? क्यों नहीं भाई। उसके अंदर क्या होता है भाई, जो हम घर पे बनाते हैं उसमें बर्फ सी जमी हुई होती है ना, वो ऐसा स्मूथ टेक्सचर नहीं होता है जैसा कि मार्केट की आइसक्रीम में होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेसिपिटेशन हो जाती है ना। अब हम उस प्रेसिपिटेशन को रोकना चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा आइसक्रीम बिल्कुल स्मूथ बने। देखो केमिस्ट्री सिखाती बहुत कुछ है वैसे, ठीक। तो जब आप दूध को उबालते हो आइसक्रीम बनाने के लिए, उसमें एक छोटी चीज होती है जेलेटिन डाल देने का, तो बेटा वो वैसा ही स्मूथ बनेगा बिल्कुल, ठीक। जेलेटिन क्या करता है, ये कोगुलेशन नहीं होने देता। अब प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक चीज आती है जिसको बोलते हैं गोल्ड नंबर। मैं इसकी डेफिनेशन 3 बार बोलूंगा फिर आपसे पूछूंगा, ठीक। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन मैं 3 बार बोलूंगा फिर आपसे पूछूंगा। गोल्ड नंबर क्या है, ठीक। गोल्ड नंबर होता है, इट इज amount of protective chloride in milligrams that must be added in 10 milliliter of ruby gold solution to prevent its coagulation when 1 milliliter of 10% NaCl is added to it. वो 3 बार बोलूंगा मैंने क्या कहा,
amount of protective colloid in milligrams that must be added in 10 milliliter of ruby gold solution so as to prevent its coagulation when 1 milliliter of 10% NaCl is added to it. Again, amount of protective colloid in milligrams that must be added in 10 milliliter of ruby gold solution to prevent its coagulation when 1 milliliter of 10% NaCl is added to it. मैं हर बार बोलूंगा ना, तुम्हारा 10 का 1, 1 का 10 हो जाना है, ठीक? तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं जिससे आपको कभी भी ये याद ही नहीं करनी और कभी भूलेगा भी नहीं। इधर ध्यान देना, मेरे पास एक रूबी गोल्ड सॉल्यूशन है, रेड गोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है जी, रेड गोल्ड सॉल्यूशन है और मैंने इसका कुछ अमाउंट तो लिया होगा ना। मान लो वो मैंने 10 मिलीलीटर ले लिया, ठीक है, 10 मिलीलीटर ले लिया। अब इसके अंदर मैं इसको प्रेसिपिटेशन करवाना चाहता हूं। एक बात बताओ, मम्मी ने अगर एक पतीला भर के दूध को फाड़ना होता है तो क्या पतीला भर के नींबू डालते हैं? नींबू थोड़ा डालते हैं ना। यानी कोगुलेशन करने के लिए जो चीज होती है थोड़ी चाहिए होती है। तो अगर ये 10 मिलीलीटर है तो जो सॉल्यूशन मैं इसमें डाल रहा हूं वो कम चाहिए होता होगा। वो कितना चाहिए होता होगा? 1 मिलीलीटर। तो मैंने 1 मिलीलीटर NaCl ले लेना है। अब NaCl सॉल्यूशन की अपनी कोई कंसंट्रेशन तो होती होगी ना, है ना? तो 1 मिलीलीटर की 10% कंसंट्रेशन है। कितनी है? 10% कंसंट्रेशन है, ठीक है जी। उसका 1 मिलीलीटर डालना ताकि 10 मिलीलीटर प्रेसिपिटेट हो जाए। पर मैं तो इसको रोकना चाहता हूं, तो रोकना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालूंगा, प्रोटेक्टिव कोलॉइड डाल दूंगा। अब प्रोटेक्टिव कोलॉइड जो डालूंगा, अब बेटा मिलीलीटर में ग्राम थोड़ी डाल दूंगा यार, मिलीलीटर में मिलीग्राम ही जाएगा। तो इसमें मिलीग्राम्स में हम इसको डालेंगे तो इसकी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। बोलो अब रटोगे क्या? अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स needed to prevent the coagulation of 10 milliliter of red gold solution when 1 milliliter of 10% NaCl is added to it. क्या अभी रट्टा मारना पड़ेगा? थोड़ा सा सोचो, ना कोई रट्टा, ना कोई लेना, ना कोई देना। गोल्ड नंबर क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स that must be added in 10 milliliter of red gold solution when 1 milliliter of 10% NaCl is added to it. उसको हम गोल्ड नंबर बोलते हैं। जेलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है, यानी सबसे कम डालना पड़ता है। जो सबसे कम डालना पड़ेगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा। जितना गोल्ड नंबर ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा डालना पड़ेगा, तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम होगी। तो more is the gold number, lesser is the protecting power, ठीक। जेलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम 0.005। जेलेटिन सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलॉइड, इसलिए बोला आइसक्रीम जमाते हो इसमें क्या डालो? जेलेटिन डालो। कोगुलेशन नहीं होगी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, बड़ी क्रीमी सा से टेक्सचर आ जाएगा उसका। भाई समझ में आई मेरी बात? जितनी भी कन्फेक्शनरी होती है सब में जेलेटिन डलता है, ठीक है जी, समझ में आता है? तो ये गोल्ड नंबर क्लियर हो गया। तो गोल्ड नंबर ऐसे हम प्रोटेक्शन करते हैं। अब प्रोटेक्शन होती कैसे होगी बेटा? हम लायोफोबिक कोलॉइड में लायोफिलिक कोलॉइड डाल देते हैं।
ओ भाई, बेटा गोल्ड नंबर समझ में आया था? चलो ठीक है, मतलब गोल्ड नंबर समझ में आया। अभी ऑडिबिलिटी खत्म हुई, दोबारा बता देता हूं गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड in milligram that must be added in 10 milliliter of red gold solution when 1 milliliter of 10% NaCl is added to it। उसको हम क्या बोल देते हैं? गोल्ड नंबर बोल देते हैं। ठीक है, कि हमने 10 मिलीलीटर रेड गोल्ड सॉल्यूशन में कुछ मिलीग्राम प्रोटेक्टिव क्लोराइड यानी कि लायोफिलिक क्लोराइड डाल देना है। लायोफिलिक क्लोराइड लायोफोबिक के आसपास एक परत बना देगा। प्यारे बच्चों, बस फटाफट से 10 मिनट का काम है और नहीं ज्यादा। ठीक, सो वी वर डिस्कसिंग कॉन्गो रूबिन नंबर। अगेन प्रोटेक्टिव कोलाइड के लिए कॉन्गो रूबिन नंबर का भी यूज होता है गोल्ड नंबर के साथ साथ। ठीक, कॉन्गो रूबिन नंबर क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव colloid that must be added in 100 milliliter of Congo rubin dye to prevent
its color change, to prevent its color change when amount of protective colloid that must be added in 100 milliliter of Congo Rubin dye to prevent its color change when 0.016 gram equivalent of KCl is added to it. Added to it. क्या बोला? Amount of protective colloid that must be added in 100 milliliter of Congo Rubin dye to prevent its color change when 0.016 gram equivalent of KCl is added to it. जब हम 0.016 ग्राम इक्विवेलेंट KCl डालते हैं, कॉन्गो रूबिन का कलर चेंज हो जाता है. आप उसका कलर चेंज नहीं करना चाहते तो कितना अमाउंट आप डालोगे प्रोटेक्टिव क्लोराइड का इन ग्राम्स, सो दैट हमारे पास ये कलर चेंज ना होने पाए. इसको कॉन्गो रूबिन नंबर बोलते हैं. एक बार ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, व्हाट इज कॉन्गो रूबिन नंबर. सिलेबस में है नहीं है, ऐसे लिख दिया कॉन्गो रूबिन नंबर, नीचे दे दिया सब कुछ. तो अभी क्लियर हो गया कॉन्गो रूबिन नंबर. तो अब हमने प्रोटेक्शन भी कर ली. अब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाई भी, प्योर भी की, प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, प्रेसिपिटेट भी कर दी और फिर प्रोटेक्ट भी कर दी. तो कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो गया. ठीक. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस. हाँ जी बेटा बिल्कुल लिख लो. तो हमारे पास अगला पार्ट रह गया, इसमें इमल्जन्स और जेल्स. सिर्फ 2-4 मिनट की बात है सारी, बस जितना इतना कंसंट्रेट किए हो 2-4 मिनट की बात है. ठीक. इतना सह लिया तो थोड़ा सा और भी सह सकते हैं हम लोग. चले आगे. मजबूरी सर क्या करें. इमल्जन्स. इमल्जन्स बेटा, इमल्जन जो होते हैं, दो लिक्विड्स के इमिसिबल मिक्सचर को इमल्जन कहते हैं. ठीक. मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल liquids. Mixture of two immiscible liquids are called as emulsions. ठीक. दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करने के समय, दो चीजों को मिक्स किया तो उसको हम इमल्जन कहते हैं. ठीक. ऑब्वियसली दो इमिसिबल चीजें आपस में मिक्स तो होंगी नहीं, तो वी नीड एन इमल्सिफायर. वी नीड एन इमल्सिफायर फॉर दैट. इमल्सिफायर. और इमल्सिफायर कौन सा होगा बेटा? जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट हो. जैसे सोप इज अ वेरी गुड इमल्सिफायर. अगर तुमसे पूछा जाए विच कैन एक्ट एज इमल्सिफायर, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको देखना क्या उसमें पोलर नॉन पोलर दोनों पार्ट है कि नहीं है, वो इमल्सिफायर होगा. जैसे मिल्क में कैसीन होता है. ठीक. ऐसे ही हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं. ऐसे बेटा हमारे पास ये प्रोटीन्स भी इमल्सिफायर की तरह कई जगह पे यूज होते हैं. ऐसे बेटा सोप यूज होता है इमल्सिफायर की तरह. ठीक. तो इमल्सिफायर्स जो हैं वो दो को मिक्स करते हैं. अब इमल्जन दो तरह की होती है बेटा. या तो एक होती है ऑयल इन वाटर. ऑयल इन वाटर. ठीक. इसको OW, ऑयल इन वाटर. ऑयल इन वाटर टाइप इमल्जन. ठीक. यानी जिसमें ऑयल कम है, वाटर ज्यादा है, यानी इसमें ऑयल डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्स्ड फेज है, और वाटर डिस्पर्शन मीडियम है. डिस्पर्शन मीडियम है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क हो गया, वेनिशिंग क्रीम्स हो गई, वो गोरेपन की क्रीम होती है ना लड़कियों, वेनिशिंग क्रीम. ठीक. अगर आपको ये देखना है कि कौन सा वाटर इन ऑयल है, कौन ऑयल इन वाटर, तो रट्टा नहीं मारना कौन सी होती है. मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, इसको कैसे देखते हैं. दूसरा हो गया वाटर इन ऑयल टाइप. वाटर इन ऑयल टाइप यानी W/O टाइप. ऑब्वियसली अब यहां पे वाटर हमारे पास
डिस्पर्स्ड फेस हो गया, डिस्पर्स्ड फेस, और जो ऑयल हो गया वो डिस्पर्शन मीडियम हो गया, डिस्पर्शन मीडियम हो गया। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम हो गया, फॉर एग्जाम्पल बटर हो गया। ठीक है जी, ये वाटर इन ऑयल होते हैं। अब क्या है कि हमें चेक करना है, मतलब आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कौन वाटर इन ऑयल, कौन ऑयल इन वाटर, यहां आपको चेक करना है। ठीक है जी, चेक करना है तो दो टेस्ट होते हैं इसके, एक गवाला टेस्ट, एक डाइल्यूशन टेस्ट। डिल्यूशन टेस्ट जो आपका दूध वाला रोज सवेरे परफॉर्म करके आता है ना, ठीक है। अब डिल्यूशन टेस्ट में हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो अगर हमारी सॉल्यूशन डिल्यूट हो जाती है तो समझ लो वाटर ज्यादा था। तो आज के बाद कभी देखना ना वाटर इन ऑयल आपको कुछ दिया है, आप सोचो क्या उसमें पानी डाल के डिल्यूट हो जाएगा? आप दूध में पानी डालोगे तो क्या डाइल्यूट हो जाएगा? वो दूध में और पानी डालोगे मिक्स हो जाएगा? हो जाएगा ना, खूब ज्यादा हो जाएगा। तो वो फिर उसका मतलब वाटर ज्यादा है। ठीक, तो वाटर में वाटर मिक्स होता जा रहा है। डाइल्यूशन टेस्ट, तो डाइल्यूशन टेस्ट में अगर मान लो वेनिशिंग क्रीम लड़की खत्म हो गई, भाई अभी पार्टी पे जाना है, अब खत्म हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें पानी डालो, पानी डाल के हिलाओ बॉटल को, मिक्स हो जाएगी भाई। थोड़ी सी उस दिन के लिए तो चल पड़ेगा कार्यक्रम, है ना। पर अगर कोल्ड क्रीम है, कोल्ड क्रीम में वाटर डालो, क्या वो डाइल्यूट होगी? नहीं होगी ना। तो इसका मतलब उसमें ऑयल ज्यादा है। तो जिसको पानी डाल के डाइल्यूट कर सकते हो उसमें पानी ज्यादा है, जिसको पानी डाल के डाइल्यूट नहीं कर सकते हो उसको उसमें क्या है, ऑयल ज्यादा है। तो आपका ग्वाला रोज सवेरे चेक करके आता है कि आपको इमल्जन प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, क्या वो ऑयल इन वाटर है कि नहीं। तो 2-4 मग्गे पानी डाल देता है ना, देखता डिल्यूट हो गया, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक, अब तुमने उसको पकड़ना है ना, तुमने उसको पकड़ना है कि भाई कैसी वाली हमारे को दूध दे रहा है। तो एक दूसरा टेस्ट, डाई टेस्ट, डाई टेस्ट। अब डाई टेस्ट में क्या करते हैं, आप ऑयल सॉल्युबल डाई डाल देते हैं। क्या डालते हैं? ऑयल सॉल्युबल डाई डाल देते हैं। अगर सारा सॉल्यूशन कलर हो गया, समझ लिया ऑयल ज्यादा भाई। अगर सॉल्यूशन कलर नहीं हुआ, समझ लिया वाटर ज्यादा है। ग्वाले को पकड़ लिया, भाई पानी बहुत डाला हुआ था, है ना। क्यों? आपने तो ऑयल सॉल्युबल डाली थी, तो सिर्फ वाटर उससे सॉल्युबल, वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होगी, इसलिए जिसमें वाटर ज्यादा है वो कलर्ड नहीं होगा। समझ में आई? तो डाई टेस्ट या डिल्यूशन टेस्ट, ठीक, दोनों से हम चेक कर सकते हैं। तो जब कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो प्रैक्टिकल थोड़ी करेंगे, सोचेंगे दिमाग में क्या पानी डालने से लिक्विफाई हो जाएगा, पानी डालने से और ज्यादा ये डिल्यूट होगा, क्या पानी में चीज मिक्स हो जाती है, अपने आप समझ में आ जाएगा। बोला बटर किस तरह का है, बटर को पानी डालो तो ज्यादा बटरा बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब उसमें ऑयल ज्यादा है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? क्लियर हो जाएगा। इमल्जन समझ में आए, इमल्सीफायर समझ में आया, और टाइप आया समझ में, इनको चेक करना समझ में आया, आया कि नहीं आया? ठीक, अगली बात यहीं पे पकड़ लेते, जेल्स। जेल्स, बस भाई बस यार, जेल्स। जेल की बात करें, हमने अभी पढ़ लिया था कि जेल में डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस, बस वही डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड होता है, और जो डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम है, वो सॉलिड होता है। इनको जेल्स बोलते हैं। ठीक है, जेल जो है बेटा दो तरह के होते हैं, इलास्टिक जेल, नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल एंड नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल बेटे, इलास्टिक जेल जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो, चिंगम खाते हो, चिंगम यूं यूं करते हो, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो चिंगम कैसा हो गया, इलास्टिक जेल हो गया। जो बालों पे ब्रिल क्रीम लगाते हो उसको ऐसे करके क्या उसकी इलास्टिसिटी होती है, उसमें नहीं होती है, तो वो जेल जो हो गया वो कैसा हो गया, नॉन इलास्टिक जेल हो गया।
यानी जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलास्टिक जेल। जिसमें नहीं है वो क्या है, नॉन इलास्टिक जेल। सिंपल समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी चीज तुम्हें दी, बोला इलास्टिक है नॉन इलास्टिक हो, तो समझ में आ ही जाता है भाई। रबड़ है, उसको खींचोगे, इलास्टिसिटी है ना, तो अगर वो जेल है तो किस तरह का जेल है, इलास्टिक जेल है भाई। समझ में आई। और अगर कोई कोल्ड क्रीम है या उस तरह का कोई जेल है, जैम है, अब जैम को खींचोगे क्या रबड़ की तरह खींचेगा, कैसा होगा, नॉन इलास्टिक जेल होगा। समझ में आई। मोज़रेला चीज होता है, कैसा जेल होता है, इलास्टिक जेल। समझ में आई बात, ठीक। और सिंपल चीज होता है, ठीक, तो वो कैसा होता है, जो चेडर चीज होता है वो नहीं होता ऐसा, वो क्या हो गया, नॉन इलास्टिक। तो ये समझ में आती बात। लेकिन जेल्स के लिए मैं इतना ज्यादा क्यों वो हूं, इसमें 3 प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना बेटा। जेल की 3 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन बेटा, इम्बाइबिशन क्या होता है, सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करना। कुछ समय पहले ना ग्रो अप टॉयज का फैशन आ गया था एकदम से। ग्रो अप टॉयज, वो क्या होता था, एक अंडा मिलता था, पानी में डालो, डायनासोर का अंडा है ना, पानी में डालो, दूसरे दिन इतना बड़ा डायनासोर, है ना। वो ग्रो अप टॉयज होते हैं। या वो जेलेटिन बॉल्स होती है ना सजाने के लिए, टेबल पे छोटी छोटी बॉल्स होती है, उसको पानी में डालो, हाँ बिल्कुल, और भी, तो वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जेल बॉल्स, है ना। तो वो क्या हो गया हमारे पास, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ solvent by a gel, imbibition। मैक्सिमम जेल्स इम्बाइब करती हैं बेटा, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यार प्लीज यार, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, भूल जाता हूं मैं, रट्टा मारा हुआ होता है यार। साइनेरेसिस, जेल की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी साइनेरेसिस। साइनेरेसिस होता है बेटा वीपिंग ऑफ जेल। वीपिंग ऑफ जेल, इसको वीपिंग ऑफ जेल भी बोलते हैं बेटा। मतलब अगर जेल को अनटच रख दिया जाए काफी समय तक, तो उसका सॉल्वेंट ऊज आउट हो जाता है ना, मतलब रोने लग जाता है ना। अब आपने जैम कभी लिया होगा, खाया ही नहीं बड़े टाइम से, और जब आप उस जैम बॉटल को देखते हो, ऊपर ऊपर पानी, नीचे नीचे जैम, है ना, रो रहा होता है, मेरे को खाया नहीं इतने दिन से यार, है ना, यानी उसका वाटर का लूज हो जाना। तो क्या होगा, लूजिंग ऑफ solvent, or you can say dispersion medium, losing of liquid बोल लो, from gel when it is kept untouched for a long duration, untouched for a long duration, इसको साइनेरेसिस कहते हैं। डायरेक्ट ही पूछा जाता है, ऊजिंग आउट ऑफ वाटर और ऊजिंग आउट ऑफ लिक्विड, है ना। तो ये वीपिंग ऑफ जेल, साइनेरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बेटा थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी बेटा, थिक्सोट्रॉपी होती है सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन। सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन। सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, सोल का जेल में ट्रांसफर होना और जेल का सोल में बन जाना। जैसे कर्ड जमाते हो, कर्ड क्या होता है हमारे पास, जेल होता है, उसको बीट करते हो, रायता बन जाता है, वो क्या होता है, सोल होता है। उसको पड़ा रहने देते हो, दोबारा कर्डलिंग हो जाती है, कर्ड बन जाता है, फिर से क्या बन गया, जेल। तो ये सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना बेटा। सो दिस इज थिक्सोट्रॉपी। जैसे बेटे दुनिया की सबसे मजेदार चीज है अमीबा। कभी अमिताभ बच्चन बन जाता है, कभी कैटरीना कैफ, अपनी कोई शेप नहीं है इसकी, ठीक है ना। अमीबा चलता कैसे है, ये अमीबा है भाई, इसके अंदर जेल होता है सारा। क्या होता है,
जेल होता है, जो उसका साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक है। अब जब इसको चलना होता है, यहां से एक पैर सा बाहर निकालता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। और यहां पे टिका दिया इसने। यहां का सारा साइटोप्लाज्म किसमें चेंज हो जाता है? जेल में। जेल में इस साइड को फ्लो करना शुरू कर देगा। जब जेल इस साइड को फ्लो कर देगा तो सारा का सारा ये आगे आ जाएगा और यहां आके वो जेल हो जाएगा। तो यहां से सारा फ्लो होके आगे आ गया, फिर ऐसे ही फिर दोबारा आगे, ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। तो अमीबा की जो मूवमेंट है दैट इज ड्यू टू थिक्सोट्रॉपी, एंड थिक्सोट्रॉपी इज सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन। सोल को जेल में चेंज करना, जेल को सोल में चेंज करना, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज थिक्सोट्रॉपी। है ना, कर्ड को बीट करके रायता, रायतों को पड़े रहने देने से कर्ड, ये थिक्सोट्रॉपी हो गई। सो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा हमारे पास जेल्स की, विच इज इम्बाइबिशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक। दूसरा क्या? साइनेरिसिस, वीपिंग यानी लूजिंग आउट ऑफ सॉल्वेंट और यू कैन से लिक्विड, और थिक्सोट्रॉपी, सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन। जेल की ये प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट पूछ सकते हैं साइनेरिसिस क्या होता है या थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक बेटा। इसके बाद आप कैसे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, क्या हम कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस? रीडिंग है सिर्फ। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं, एक डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा कैसे बनता है, ठीक? डेल्टा समझते हैं? डेल्टा वो केमिस्ट्री वाला डेल्टा नहीं हुए, डेल्टा जो समुद्र के किनारे बनता है ना। डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होती है, और एक क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर, ये दो चीजें मैं बता देता हूं। बाकी फोटोग्राफी लेना देना वो तुम अपने आप पढ़ते रहना, उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। देखो बेटा, व्हाई डेल्टा इज फॉर्म्ड, क्या होता है कि रिवर्स अपने अंदर बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व करके लेके आती है ना, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। जब वो समुद्र के पास पहुंचती, समुद्र के अंदर सॉल्ट होते हैं, तो जब वो दोनों मिलते हैं, रिवर और समुद्र आपस में मिलते हैं, तो उनके सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, आपस में क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेशन से वहां क्या बन जाता है? डेल्टा। तो डेल्टा की फॉर्मेशन कैसे होती है कि रिवर्स अपने साथ बहुत सारे डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स लेके आता है, और समुद्र के अंदर भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो उनकी म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन वी गेट डेल्टा formation around the place where river and sea meets. डेल्टा वहीं बनता है जहां रिवर और सी मिलते हैं आपस में। समझ में आई? या फिर कहीं दो रिवर मिल रहे हो, वहां पे भी डेल्टा बन जाता है। तो वो सिर्फ इसी वजह से बनता है कि दोनों के सॉल्ट्स आपस में म्यूचुअली प्रेसिपिटेट कर देते हैं। एक होता है क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां होती है ना, उसके ऊपर जो चिमनीज होती है ना, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा देते हैं, क्योंकि धुआं जो बाहर निकलेगा, बहुत गंदा वाला धुआं निकलेगा, तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा, है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है फाइन लगा देगी। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक, उसमें करंट पास ऑन करवा देते हैं। एज कोलाइडल सॉल्यूशन, जो स्मोक है दैट इज चार्ज्ड, तो क्या होता है जब वो वहां से पास ऑन होता है, और उसके बीच में हमने क्या लगाई होती है? इलेक्ट्रिकल प्लेट, जिसमें हम करंट पास करवाते हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे हो जाते हैं, और धुएं का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और ऊपर जो धुआं निकलता है वो बिल्कुल लाइट सा रह जाता है, उसमें ज्यादा इंप्योरिटीज नहीं रहती, क्योंकि वो पहले से प्रेसिपिटेट हो गया होता है। इसको क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर बोलते हैं बेटा, एंड दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन, इजंट इट? इलेक्ट्रोफोरेसिस है एक तरह का, है कि नहीं? एक तरह का इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डिपेंडेंट है। तो ये दो मैंने करवा दिया आपको, क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर और साथ में डेल्टा फॉर्मेशन। बाकी मेडिसिन, रबर इंडस्ट्री वगैरह वगैरह ये कर लोगे भाई। फूड आर्टिकल्स, डीह्यूमिडाइजर। हाँ जी बेटा, डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में बेटा हमने ऑयल सॉल्युबल डाई डालनी है। क्या डालनी है? ऑयल सॉल्युबल डाई। अगर सारा इमल्जन कलर हो जाता है तो मतलब ऑयल ज्यादा था, तो फिर वो वाटर इन ऑयल है। अगर नहीं होता है तो मतलब ऑयल इन वाटर है, तो आसानी से पहचान हो जाएगी। तो बेटा आज सरफेस अपन ने खत्म कर दिया है, असाइनमेंट इसकी कल भेज दूंगा, ठीक, मॉर्निंग में आप तक पहुंच जाएगी। कोशिश करिएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अगले चंक में है शायद। नहीं वो
पहले चंक में फिजिकल है, दूसरे चंक में इनऑर्गेनिक, तीसरे में ऑर्गेनिक, चौथे में फिर से फिजिकल है, और हो सकता है उसमें शायद सरफेस होगा। कमिंग वीक में सरफेस है ना, तो मैं भेज दूंगा उसकी असाइनमेंट आपको। ठीक, तो सरफेस भी कंप्लीट। अब कोई एक दिन लगा के, मतलब बीच में पॉलीमर्स एक दिन का ही काम है, 1.5 घंटे का। नेक्स्ट मंडे को लगा, ट्यूसडे को लगा देंगे भाई, ट्यूसडे को असाइनमेंट कर लेंगे, थर्सडे को लगा लेंगे भाई। अभी तो समय है ना अपने पास। पर अब 99% आपका खत्म हो गया बेटा। हाँ जी, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। पी ब्लॉक के 2 टॉपिक है, सिर्फ ओजोन पढ़ाना है, सल्फ्यूरिक एसिड, बस खत्म। हाँ ये मेजर था, बस वो खत्म हो गया। चलिए, थैंक्स अ लॉट। अच्छा सर, एक्सप्लेन हार्डी-शूज रूल अगेन। सर डेल्टा फॉर्मेशन दोबारा बता दो। चलो मैं दोबारा बता देता हूं भाई, तुम चिंता नहीं करो। ओके, पहले डेल्टा फॉर्मेशन सुन लो बेटा, जिसको प्रॉब्लम थी। क्या होता है डेल्टा? क्या होता है, जहां पे समुद्र और नदियां आपस में मिलती हैं, 2 नदियां मिलती हैं, वहां डेल्टा बनता है। कैसे बनता है? रिवर अपने साथ कुछ डिजोल्व्ड सॉल्ट लेके आता है, और समुद्र के अंदर भी डिजोल्व्ड सॉल्ट होते हैं। जब वो दोनों मिलते हैं तो उनके सॉल्ट आपस में प्रेसिपिटेट करते, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन होती है। उस प्रेसिपिटेशन की वजह से वहां पे प्रेसिपिटेटेड सोल्यूट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से डेल्टा बन जाता है। तो ये डेल्टा फॉर्मेशन हो गया। रही बात हार्डी-शूज रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है भैया, वो वही पूछना चाहिए था, बट खैर अभी पूछ रहे हो तो बता देता हूं। हार्डी-शूज रूल कहता है प्रेसिपिटेशन के लिए ऑपोजिट चार्ज आयन ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन। अगर आपका कोलाइडल सोल पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन कोगुलेशन करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयन कोगुलेशन करेंगे। ऑपोजिट चार्ज आयन ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन।